आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले प्रेजेंट डे मैक्सिको की जमीन पर अब तक के सभी जीवों में से दो सबसे बड़े जीव, एक तरफ मांसाहारी टीरेक्स और दूसरी तरफ शाकाहारी ट्राइसेराटॉप्स अपने अपने अस्तित्व के खातिर एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। बट उससे पहले कि उस घमासान लड़ाई का कोई रिजल्ट निकलकर सामने आ पाता, तभी करीब 10 किलोमीटर डायामीटर वाला एक बड़ा एस्टेरॉयड, मीन्स वो आज के समय के माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा उल्का पिंड अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही उसके फ्रिक्शन से इतनी हाई लेवल की सुपरसोनिक साउंड प्रोड्यूस होती है, मानो प्लेनेट के दूसरी ओर मौजूद जानवर भी बहरे हो जा रहे थे। उसकी एटमॉस्फेयर में एंट्री इतनी पावरफुल थी कि जिसकी चमक से रात के समय में भी दिन जितना उजाला हो गया था। और जैसे जैसे वो अर्थ के नजदीक आता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चमक इतनी बढ़ती जा रही थी कि मानो ऑलमोस्ट सभी जीव उसकी चमक से अंधे होते जा रहे थे। और उसका तापमान इस कदर बढ़ रहा था कि मानो पृथ्वी सन की ओर आगे बढ़ने लगी है। और मैं आपको बता दूं कि ये सीन उस एस्टेरॉयड का अर्थ के टकराने से पहले का है, और तभी करीब 80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अर्थ को हिट करता है। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम में मार्स एंड जुपिटर के बीच एक काफी चौड़ी एस्टेरॉयड बेल्ट मौजूद है, जो यूजुअली सन के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। और करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले इनमें ही दो बड़े एस्टेरॉयड का आपस में कोलिजन होता है, और उनमें से एक एस्टेरॉयड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है एंड वो अर्थ की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। उसके अर्थ की ओर बढ़ने के वक्त कुछ टुकड़े मून पर भी गिरे, बट उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए मून की ग्रेविटी भी उसे रोक नहीं पाई एंड अर्थ के नज़दीक जाते ही उसकी स्पीड और तेज होने लगी। और अचानक से एक सोनिक बूम के साथ वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है। एंट्री के वक्त वो एस्टेरॉयड जलने लगा और फिर अप्रॉक्स 20 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ से आ टकराता है। और यहाँ पर रात का दूसरा पहर चल रहा था। टकराने के 4 मिनट पहले पृथ्वी पर दिन जितना उजाला हो चुका था, और गिरने से पहले उस जगह का पानी पूरी तरीके से वेपोराइज हो चुका था। और गिरने से निकलने वाली एनर्जी आज के करीब 10 करोड़ एटॉम बम जितनी पावरफुल थी। इससे निकल रही करीब 6000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने अपने आसपास मौजूद करीब 150 किलोमीटर तक आने वाली लगभग सभी चीज़ें लाइक जीव जंतु, इवन पेड़ पौधों तक को वेपोराइज कर दिया था। इसने आसपास की ज़मीन तक को स्पेस में भेज दिया, और अभी तक केवल 5 सेकेंड ही गुजरे थे। इस एक्सप्लोजन से उत्पन्न हुई झटके की लहर करीब 550 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे बढ़ने लगी, जिससे छोटे बड़े सभी पत्थर बुलेट की स्पीड से उड़ने लगे। और इस झटके का असर इतना तेज था कि नदियां तक अपोजिट डायरेक्शन में बहने लगी। जंगल के सभी पेड़ नीचे गिरने लगे और पहाड़ों ने भी अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया। इसके कुछ ही सेकंड बाद आई भयंकर गर्मी की लहर ने उड़ रहे पत्थरों को पिघलाकर लावे में तब्दील कर दिया, जिससे उसके कांटेक्ट में आने वाला पानी तुरंत वहीं का वहीं वेपोराइज हो जा रहा था। मतलब हालात इस कदर बदतर हो गया था कि स्पेस से पृथ्वी ब्लू स्फीयर की जगह रेड स्फीयर की तरह दिखाई दे रही थी, और समुद्र के अंदर भी उबाल आना शुरू हो गया था। पलक झपकते ही बड़े से बड़े जंगल सूख रहे थे। जानवरों के शरीर में भी उबाल आ रहा था, जो कि अभी केवल शुरुआत मात्र थी। उस टकराव से जो मलबा स्पेस में गया था, ग्रेविटी की वजह से वो चारों ओर फैलकर पृथ्वी पर गिरने लगा, और वो जहां गिर रहा था लिटरली वहां पर कई किलोमीटर तक केवल डिस्ट्रिक्शन ही डिस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा था। मतलब इन सब की वजह से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। टकराव की वजह से टेक्टोनिक प्लेट अपनी अपनी जगह से इतने सरक गए थे कि पूरे प्लेनेट पर 12 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने लगा। मतलब उस टाइम सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि जहां देखो वहां से जमीन के अंदर का लावा बाहर निकलने लगा था, और जहां जमीन पर रहने वाले हर एक जीव अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, वहीं उस अर्थक्वेक का इफेक्ट इतना खतरनाक था कि जिसकी हलचल से समुद्र का पानी जमीन पर बैठे रेत से मिलने लगा, जिससे समुद्री जीवों को भी घुटन होने लगी और समुद्र में मानो कत्लेआम मच गया था।
और अभी केवल टकराव से 5 मिनट ही गुजरे थे। इतने में ही बाहर जानवरों में भगदड़ मच गई, क्योंकि घटनास्थल से उत्पन्न हुई गर्म धूल और मिट्टी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही थी। मतलब ये तूफान इतना खतरनाक था जिसमें हजारों टन वजनी जानवर और पेड़ तिनके की तरह उड़ रहे थे। और फिर देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पूरी पृथ्वी की 30% लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। और उसके पीछे उस कोलिजन ने समुद्र के पानी को बादल जितना ऊंचा उठा दिया, जिससे गर्म पानी की भयानक बाढ़ आने लगी। और वो धूल वाला तूफान इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते 5 घंटे के अंदर उसने पूरे के पूरे पृथ्वी को ढक लिया था। और अब यही वो मंजर था जिसमें करीब पूरे पृथ्वी की 50% लाइफ अब खत्म हो चुकी थी। अब क्योंकि पृथ्वी को धूल के मलबों ने चारों ओर से ढक लिया था, इसीलिए धरती पर लगातार होने वाले वॉल्केनिक एरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर ने पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड अन्य टॉक्सिक गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया था। एक और जहां पर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, वहीं पर दूसरे बड़े जीवों को जिंदा रखने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था। अब ये डिस्ट्रक्शन यही नहीं रुका, बल्कि इस तबाही ने अपना एक कदम और बढ़ाते हुए पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया। जो कि हुआ ये टॉक्सिक गैसेस बादल बनकर एसिड रेन के फॉर्म में बरसने लगे, जो समुद्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों तक को खत्म कर चुका था और जिसने वाटर बॉडीज तक को प्रदूषित करना शुरू कर दिया था। एंड यही वो समय था कि अब मरीन स्पीसीज भी ये समझ चुके थे कि अब उनकी भी बारी आ चुकी है। और कई सारे एक्वेटिक जीव भी इस हाईली टॉक्सिक वाटर की वजह से मरने लगे थे। और बाकी बची मरीन लाइफ सरफेस के टॉक्सिसिटी से बचने के लिए गहरे पानी की ओर जाने लगे। पर उस एस्टेरॉइड कोलिजन एंड उस अर्थक्वेक से उत्पन्न हुई सुनामी की ऊंची ऊंची लहरें उनके लिए मानो हर एक कदम पर मुश्किलें तैयार कर रही थी। हर सेकंड पृथ्वी गर्म हो रही थी एंड ऑक्सीजन कम हो रहा था। और पृथ्वी पर जमी हुई आइस मेल्ट होकर पानी की लेवल को बढ़ाने लगी। और इस महाविनाश के बाद ज्यादातर जमीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े और मैमल्स ही जिंदा बच पाए थे, क्योंकि इसमें अब करीब 70% पॉपुलेशन खत्म हो चुकी थी। और इसके बाद भी कुछ डायनासोर्स अभी भी जिंदा थे, जो या तो छोटे थे या उन्हें किसी गुफा ने बचा लिया था। अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि ये सब उसी दिन हुआ जब उस एस्टेरॉइड का अर्थ से कोलिजन हुआ था, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये बर्फ पिघलना तो उस स्ट्राइक के करीब 6 महीने बाद शुरू हुआ था। मतलब समझ रहे हो, पूरी पृथ्वी पर अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शन, फॉरेस्ट फायर और जमीन से लावा निकलना, ये सभी अब तक कंटिन्यूसली जारी था। और अब धूल से ढकी पृथ्वी पर ठंडी पड़ने लगी, जिससे कुछ ही महीने में सरफेस तक सनलाइट न पहुंचने से ये अर्थ अब स्नो बॉल में कन्वर्ट हो चुकी थी। मतलब 1 साल के अंदर ही अर्थ पहले तो ब्लू बॉल से रेड बॉल में कन्वर्ट हुआ और फिर से रेड बॉल से व्हाइट बॉल में। और जिससे इन छोटे छोटे मैमल्स को डायनासोर से डर कर कुछ भी खा पी कर कम ऑक्सीजन के बावजूद कई महीनों तक जमीन के अंदर रहने की आदत सी लग गई थी। और अब जाकर टोटल 75% लाइफ विलुप्त हो चुकी थी। वैसे तो अर्थ और उस पर रहने वाले जीवों ने काफी कुछ सहा, बट एक लाइफ खुद को सरवाइव करने के पीछे एक नए रास्ते को ढूंढ ही लेता है, जिसमें एनिमल के मुकाबले प्लांट ज्यादा कैपेबल होते हैं। क्योंकि आप खुद ही देख लो, जब कुछ सालों बाद डस्ट एंड वॉल्केनिक एसिड नीचे सेटल होने लगे, तो डायरेक्ट आती हुई सनलाइट की वजह से आइस एज खत्म हुआ, जिससे प्लांट खुद को जर्मिनेट करने लगे और अब फिर से नए पौधे बाहर निकलने लगे थे, जिससे टाइम के साथ अर्थ फिर से हरा भरा होना शुरू हो गया था। मतलब पृथ्वी पर हरियाली वापस आते ही ऑक्सीजन की मात्रा वापस से रीस्टोर होने लगी, जिसे एंजॉय करने के लिए बाहर आए छोटे छोटे मैमल्स, जो ऊंचाई पर किसी गुफा में छिपकर मरे हुए डायनासोर्स की डेड बॉडी खाकर जिंदा थे। और ये वो जीव थे जिनसे एवोल्यूशन के बाद कई सारे मैमल्स उभर कर सामने आए। अब देखो, ये जो 5th मास एक्सटिंक्शन की मैंने आपको जो एक छोटी सी झलक दिखाई, जिसमें उस टाइम टोटल अर्थ पॉपुलेशन का 76% लाइफ खत्म हो गई थी। और अगर आप इसे बिगेस्ट मास एक्सटिंक्शन के तौर पर जानते हो, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा भी एक मास एक्सटिंक्शन हो चुका है जिसमें 95% लाइफ खत्म हुई थी, और जिसे द ग्रेट डाइंग के नाम से जानते हैं।
अब जब ये 75% लाइफ को एक्सटेंड करने वाला मास एक्सटेंशन इतना डेडली हो सकता है, तो वो आखिर 95% लाइफ को खत्म करने वाला मास एक्सटेंशन इतना ज़्यादा डेडली होगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाया है, जिसे आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब जब आप यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।